बात करते हैं कुछ यंगस्टर्स के हवाले से, कुछ टैलेंट के हवाले से। और मैं हमेशा से कहती हूँ हमारे पाकिस्तान में बेशक किसी टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है तो एक सिर्फ चीज़ की, वो है किसी की सपोर्ट की। बहुत सारी चीज़ों में हम इस बात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि घर से सपोर्ट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर वालों ने सपोर्ट कर दिया, आप एक मकाम पर पहुँच गए, वहाँ जाकर आपने अपना आप मनवाया, वहाँ पर अपना 110% जो है जो आप दे सकते थे वहाँ पर दिया, खून पसीना बहाया। उसके बाद आपको सपोर्ट होती है, चाहिए होती है, जो गवर्नमेंट की, स्टेट की चाहिए होती है। जब आप पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आपको वो तमाम चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो आपकी इस्तात में नहीं होता। यहाँ इस पे इस्तात आप जितना हो सकते हैं अपनी कोशिश के मुताबिक, अपनी जेब के मुताबिक आप अपनी एफ़र्ट्स जो हैं वो दे चुके होते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं बहुत ज़्यादा ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं, ऐसे चैम्पियनशिप्स जो हैं वो जीत चुके हैं, ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो इतने गोल्ड मेडल्स जो हैं वो विन करके अब सिर्फ इस आस पर बैठे हैं कि कहीं ना कहीं से उनको स्पॉन्सरशिप मिलेगी या गवर्नमेंट की तरफ से वो सपोर्ट मिलेगी जिसके लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन वो फिर भी बैठते नहीं हैं, वो अगले चैम्पियनशिप की तैयारी जो है अपने बलबूते पर स्टार्ट कर देते हैं। हमारी गवर्नमेंट को, हमारी स्टेट से अपील है, जितने भी ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जितना हो सके उनको सपोर्ट किया जाए, क्योंकि अपने आप पर, अपनी स्ट्रगल की बिना पर, घर वालों की कोशिशों के साथ वो जितना हो सके आगे आ गए हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं मौजूद है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अधूरी रह जाती हैं। इसी तरह से दो टैलेंटेड लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो पाकिस्तान को मनवा चुके हैं, पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल अजीज़ साहब जो कि आर्म रेसलर हैं, नेशनल चैम्पियनशिप 11 मरतबा गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, मेजर आर्म रेसलिंग क्लब के सदर भी हैं। उनके साथ मौजूद हैं ज़मीर सुल्तान साहब जो कि इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, 2 मरतबा इंडो पाक चैम्पियनशिप जीत चुके हैं, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आजकल इंटरनेशनल मुकाबलों में पाकिस्तान की तरफ से रेफरी का किरदार भी निभा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच। और बहुत खुशी हुई है आप दोनों से मिलके, क्योंकि आप हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं तो हमारे लिए तो सेलिब्रिटीज़ ही हुए एक तरह से। आपसे शुरू करते हैं ज़मीर। ज़मीर, सबका ख्वाब होता है कि आपने लोकल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन सब चीज़ों पर जीतनी, या प्रोविंशियल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर भी जाकर आपने पाकिस्तान का जो है वो नाम रोशन किया, अपना नाम बनाया वहाँ पे और जितना हो सका था अपने बलबूते पर वो एफ़र्ट दी। उसके बाद की क्या जर्नी रही है, उससे पहले की क्या जर्नी रही है, अब क्या मुश्किलात आ रही हैं? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इस शो में जो है वो हमें इनवाइट करने के लिए, ताकि हम अपनी आवाज़ एज एन आर्म रेसलर, एज ए स्पोर्ट्समैन जो हैं वो कौम तक भी पहुंचाएं। और सेकेंडली ये कि ऑब्वियसली एक स्पोर्ट्समैन की, एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन की जैसी जर्नी होती है, हमारी भी ऑब्वियसली वैसी ही है। और ट्रेन करना, अपने आप को मोटिवेटेड रख कर, वो भी पाकिस्तान जैसी कंट्री में जहाँ पर ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स का क्या किसी और चीज़ का भी स्कोप नहीं है, तो ऐसी कंट्री में, ऐसे माहौल में मेरे ख्याल से ये स्पोर्ट्स ही है। और उसमें भी एक आर्म रेसलिंग स्पेसिफिक मैं इसलिए बात करूँगा कि टेक्निकली भी ये बहुत मोटिवेटेड रखती है, क्योंकि इसमें बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग, इन सब चीज़ों का एक खासा मिक्सचर है। तो ख़ुद को मोटिवेट रखना, फिर नेशनल लेवल के ऊपर टूर्नामेंट्स को खेलना, फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेवल तक जाना, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें एशिया में, लेट मी करेक्ट यू, आपने वो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट बोला, एशिया में ब्रॉन्ज़ मेडल था मेरा पाकिस्तान के लिए, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैंने पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी 2 बार जीता। और आपका अगला सवाल ये था कि भाई अब नेक्स्ट जो है वो प्लान क्या है। नेक्स्ट प्लान हर पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैन की तरह है, अगली चैम्पियनशिप की तैयारी करना, और अगर वो नेशनल लेवल पर है तो उसे देखना, और अगर इंटरनेशनल लेवल पर है, जो कि अभी खासा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, और उसकी मेन वजह है स्पॉन्सरशिप की कमी। और हुकूमत से अब क्या ही अपील की जाए, बाकी स्पोर्ट्स का हाल भी हमारे सामने ही है। हमारी नेशनल जो स्पोर्ट्स है हॉकी, उसको देखते हैं तो थोड़ा बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्रिकेट को देखते हैं तो थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये आर्म रेसलिंग ही है कि जिसने हमें थोड़ा मोटिवेट करके रखा हुआ है और हम लगे हुए हैं। अगर हम किसी भी स्पोर्ट्समैन को देखें ना, उसका स्पिरिट जो है ना वो कभी डाउन नहीं होता, इस वजह से कि मेरे पास वसाइल की कमी है। वो कहीं ना कहीं से मेहनत करके ना जुगाड़ जो है वो कर लेता है, क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप में ना वो जो पैशन होता है ना, वही चीज़ जो होती है वो आपको आगे लेकर चल रहा होता है। तो आपकी तरफ बढ़ते हैं, आप मुझे बताएंगे कि इसका रुझान इतना कम क्यों है? बहुत सारे लोग हैं उनको मालूम ही नहीं है कि पाकिस्तान में ये जो खेल है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, यहाँ पर इसके चैम्पियनशिप्स जो हैं वो भी मुनक्किद की जाती हैं। जी जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया बोलने का। और
आर्म रेसलिंग वो गेम जिससे मुझे मोहब्बत है उसको प्रमोट करने का। इसका सोशल मीडिया पे पाकिस्तान में जो ट्रेंड है ना वो रिसेंट कुछ 1-2 सालों में बढ़ा है, जिसकी वजह से अब आर्म रेसलिंग काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो रही है। इससे पहले आर्म रेसलिंग की प्रमोशन इतनी ज़्यादा नहीं थी और कोरोना दौर में भी काफ़ी इवेंट्स वगैरह नहीं होते रहे, तो उस वजह से इसकी प्रमोशन भी काफ़ी रुक गई थी। उसके बाद सोशल मीडिया पे एक बिल्कुल बूस्ट आया और आर्म रेसलिंग जो है ना इस वक्त काफ़ी फेमस हो रही है। अब इसमें मसला ये आ रहा है कि जो प्लेयर्स हैं उनके पास, जैसे कि ज़मीर भाई ने भी बात की कि आ जाके स्पॉन्सर्स की जो है ना वो कमी है। शुरू से ही 2009 में फेडरेशन बनी और 10 से जो है ना वो ऑनवर्ड्स जो है ना उन्होंने मुकाबले शुरू करवा दिए। अभी हमारी फेडरेशन जो आर्म रेसलिंग की है वो अभी रिसेंटली बनी है 2009 में। उसके बाद फेडरेशन ने काम किया 2016-17 तक और उसके बाद कुछ मामलात की वजह से उनका काम थोड़ा सा कम हो गया और फिर कोरोना भी आ गया और ये गेम भी चूँकि नई थी पाकिस्तान के अंदर, इतनी ज़्यादा वायरल नहीं थी। प्लेयर्स की कमी थी इसके अंदर, स्पॉन्सर्स की कमी थी, इवेंट्स की भी कमी थी। अब उसके बाद काफ़ी लीग्स आई हैं जिसमें से मैं ख़ुद भी एक लीग चला रहा हूँ और क्लब भी है जिसकी तरफ से मैं टूर्नामेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ और जितने भी प्लेयर्स हैं उनको मैं मौका दे रहा हूँ। आज आके मैं जहाँ पर भी इसका मसला देखता हूँ वो यही देखता हूँ कि ये अभी इतनी ज़्यादा फेमस गेम नहीं है जितनी कि क्रिकेट है। मतलब कि हम किसी भी गली मोहल्ले में चल रहे हैं और किसी से पूछे बाबर आजम कौन है या कोई भी ऐसा अमाद वसीम, लेकिन ऐसा तो हमारी वो जो नेशनल गेम है उसके साथ भी ऐसे ही है। बहुत सारे लोगों को उसके भी जो खिलाड़ी हैं या जो उनके चैंपियंस रह चुके हैं उनका भी नाम नहीं पता। जी बिल्कुल ऐसी बात है। इसमें ये क्रिकेट की एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है। अगर हम आर्म रेसलिंग को इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर हम मौजूद हैं इसी गेम की प्रमोशन के लिए, आर्म रेसलिंग की। हमारा भी जो है ना वो किताबों में नाम लिखा जाएगा कि ये लोग थे जो शुरू में मेहनत कर रहे थे और आज हमारी आर्म रेसलिंग यहाँ पर आज से कोई 50 साल के बाद या 100 साल के बाद तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं जी इंशाल्लाह। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो मौजूद हैं वो जो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर खेलना चाहते हैं, उसके लिए कोचिंग की या कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं उसको अपनाने की ज़रूरत होती है जो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर काम आती हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या ऐसे कोचेज़ अवेलेबल हैं जो आपको वो सब चीज़ें सिखाते हैं? तो अगर वहाँ पे जाके कम्पीट करना है उनके लेवल पे ही अगर हम नहीं सीख सकते हैं तो कैसे वहाँ पे जाकर कम्पीट कर सकेंगे? पाकिस्तान में बिल्कुल रिसोर्सेज के साथ साथ इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन अब चूँकि सोशल मीडिया के तवस्सुत से या आप कह लें कि कुछ रीसेंट जो चीज़ें हुई हैं, जो अचीवमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान की आर्म रेसलिंग में, तो उनमें कुछ सामने आए। फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर, लेकिन वो सिटी वाइज एडवांटेज ज़्यादा है। जैसे आप उसे लाहौर में और इस्लामाबाद में, यहाँ पर प्रोफेशनल क्लब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर एक ग्रास रूट लेवल से एक छोटे प्लेयर को खेलने का, सीखने का मौका मिल सकता है। उसमें लाहौर में एक मतीन फ़िटनेस क्लब है, मेरे ख्याल से वो शायद लाहौर या पंजाब या पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा क्लब इस वक्त तो है आर्म रेसलिंग स्पेसिफ़िक, जहाँ पर उन्होंने एक पूरा फ्लोर जो है वो एक आर्म रेसलिंग के लिए समझ लें कि डेडिकेट किया हुआ है। 5 से 6 आर्म रेसलिंग टेबल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं और ये चीज़ें। तो लाहौर वालों के लिए तो ये बहुत एडवांटेज है। इस्लामाबाद में भी है इसी तरह, और इसी तरह या मैक्सिमम कराची में। लेकिन पाकिस्तान के ज़्यादा शहरों में ना ऐसी कोई फैसिलिटी, ऐसे कोई अच्छे कोचेज़ अवेलेबल नहीं है। ऑब्वियसली अब मेरी अपील का जो दूसरा हिस्सा है, जो पिक्चर का दूसरा रुख है, वो यही है कि हम इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करेंगे। जब चैम्पियंस को क्रिएट करेंगे तो वही चैम्पियंस आगे से चैम्पियंस बनाएंगे। तो जब चैम्पियंस को मौका मिलेगा फिर वो इंटरनेशनल लेवल का सारा जो है वो प्लेइंग स्टाइल और गेम स्टाइल वो कॉपी करेंगे और उसको यहाँ पर सिखाएंगे। अदरवाइज़ अब तो सिर्फ जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो कुछ लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ले लेते हैं बाहर के कोचेस से। हमारे आर्म रेसलिंग में ये चीज़ काफ़ी आम है, और वरना ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वो चल तो रहा ही है जिम वगैरह में। अच्छा, हम अगर गवर्नमेंट की बात करें तो किस तरह की स्पॉन्सरशिप या किस तरह की सपोर्ट जो है आपको रिक्वायर है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक तो थोड़ा ज़रा तफन्नुन मैं इस तरह की बात कर दूं, अब इस तरह से नहीं कि जैसे एक टिकटॉक है, यूट्यूब है और सोशल मीडिया के ऊपर फेमस हुए, वहाँ तो आपको खैर सारा मामला पता ही है किस तरह से स्पॉन्सरशिप मिल जाते हैं और क्या हो जाता है। लेकिन स्पोर्ट्स के लिए ख़ास तौर पर ये कि इंटरनेशनल लेवल के लिए स्पॉन्सरशिप्स जो हैं वो किए जाएँ। ये बात कहना तो बहुत आसान है कि एक प्लेयर अपना जुगाड़ कर ही लेता है। आपने पिछले अपने जवाब के आखिर में कहा था कि प्लेयर जुगाड़ कर लेता है और इस तरीके से, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट से या किसी प्राइवेट सेक्टर से कोई बंदा उठता भी है और वो कहता है जी ठीक है मैं एक इंटरनेशनल जो है ऐलान करता हूँ वीज़ा का या वीज़ा सपोर्ट का या स्पॉन्सरशिप का, तो अब उसके लिए जो प्रिपरेशन होनी है उसका क्या?
आप ग्रास रूट लेवल से सोचें ना, एक प्लेयर है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, तो मैं एक टूर्नामेंट की तैयारी करने के लिए पहले सोचूंगा और मैंने प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन के साथ कम्पीट करना है। उसके लिए मुझे डाइट प्लान्स चाहिए, सप्लीमेंटेशन चाहिए, एक अच्छी कोचिंग चाहिए, फिर मैं नेशनल लेवल पर सिलेक्ट होऊंगा और फिर इंटरनेशनल लेवल पर जाऊंगा। तो ये बात प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जितना मैक्सिमम हो सके अपील ही की जा सकती है मेरी हुकूमत से भी और प्राइवेट सेक्टर से भी। क्रिकेट को तो खैर छोड़ ही दें, उसे तो हम लोग अपने आम रेसलर्स ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स की कैटेगरी में नहीं लेते। लोग कहते हैं कि वो यार गैम्बलिंग है या इस तरह से है तो वो ज़्यादा है। तो लेकिन बाकी स्पोर्ट्स की तरह मेरे ख्याल से इतनी स्पोर्ट्स आ गई हैं। मैं लास्ट टाइम एक स्पोर्ट्स देख रहा था, वो कौन सी थी अब्दुल अजीज़ भाई, पिलो फाइट पिलो फाइट जैसी तकिए मारने वाली स्पोर्ट्स को जो है घर में जो बहन भाइयों की लड़ाई है उसको सपोर्ट, वो उसको उन्होंने स्पोर्ट बना दिया और मेरे ख्याल से वो कह रहे हैं कि भी आगे ओलंपिक्स में भी जाएगी और इस तरीके से। तो बस फिर चैंपियनशिप हो रही है। हाँ, उसकी चैंपियनशिप हो रही है। अच्छा सही। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे कि हम सबको पता है कि टिकटॉक या इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर आप अपना टैलेंट या फिर बहुत सारी चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं और वहाँ से अगर आप अपना बूम पकड़ते हैं तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं आपको स्पॉन्सर करने के लिए। तो आपको लगता है कि इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट है? मैं आपको इसका थोड़ी सी प्रीवियस जो है ना वो आपको हाँ बैकग्राउंड बता देता हूँ इसका। हमारे पास ना एक्सपोजर नहीं है बाहर जाके खेलने का। अगर हम टिकटॉक पे वीडियो डालते हैं, वायरल भी हो जाते हैं, हमें स्पॉन्सर मिलते भी हैं ना। जो टिकटॉक के थ्रू आप स्पॉन्सर की बात करिए, वो 10-15 हज़ार वाला स्पॉन्सर होता है ना। अच्छा। तो अगर वो इतना स्पॉन्सर मिलता है हमें, तो उससे ये होता है कि आप अपनी बस बेसिक एक मंथ की थोड़ी सी तैयारी कर सकते हो। बाहर तो नहीं जा सकते खेलने के लिए। अब हम बाहर नहीं जा रहे, हम पाकिस्तान पार्टिसिपेट वर्ल्ड्स में या एशियंस में कर रहे हैं 3-4 साल के बाद। 3-4 साल के बाद जा रहे हैं, एक प्लेयर पाकिस्तान की तरफ से जा रहा है किसी एक कैटेगरी के अंदर। वहाँ पे तकरीबन 20-25 के करीब कैटेगरीज हैं और हमारे प्लेयर सिर्फ एक जा रहा है 3-4 साल के बाद, बड़ी मुश्किल से अपने आप को थोड़ा सा बेहतर करके। तो आप हम किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो वर्ल्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा पार्टिसिपेट करे। अब हुकूमत की तरफ से हमें ये सपोर्ट हो कि एक फेडरेशन की जो प्रॉपर टीम निकाले, वो एक इवेंट करवाए नेशनल, जो हर कैटेगरी के 12 प्लेयर्स निकलते हैं, उनको हर साल का एक स्पॉन्सर मिले वर्ल्ड्स का। अगर वो वर्ल्ड्स में जाएंगे, वहाँ पर जाकर बार बार खेलेंगे, पहली बार हार जाएंगे कोई मसला नहीं, दूसरी बार सेकंड पे या थर्ड तक रहेंगे, तीसरी बार गोल्ड भी आएगा। गोल्ड आना शुरू होंगे, पाकिस्तान में चैंपियंस पैदा होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ये गेम, मुझे लगता है इस गेम में पोटेंशियल, मुझे लगता है क्रिकेट से भी ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है। अगर हम इसको देखें, आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी चल जाए, आर्म रेसलिंग हर कोई जानता है। इसको लोग एक जो है ना वो ट्रेडिशनली एक ताकत आजमाने का जो है ना वो समझते हैं, जिसने जिसको हरा दिया उसमें पावर ज़्यादा है। बस उन्हें यह नहीं पता कि इसकी चैंपियनशिप्स भी हो रही हैं। तो हम उसी चीज़ की इसी चीज़ में लगे हैं कि इसकी प्रमोशन हो, मेहनत करने लगे हैं। सबको ये पता लगे कि इसकी चैंपियनशिप्स भी हो रही हैं। बड़े ऐसे लोग हैं जो शौकीन हैं, टिकटॉक में मेरी वीडियोस काफ़ी वायरल चली जाती हैं, मिलियंस में भी चली जाती हैं। तो वो नीचे पूछ रहे होते हैं कि जी ये कहाँ पर फाइट्स हो रही हैं और इसका क्लब किधर है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ जी, मेजर आर्म रेसलिंग क्लब है बेगम कोर्ट में, जे फिटनेस। आप लोग आ सकते हैं बदोकुली मेन चौक के ऊपर। तो आप लोगों ने आर्म रेसलिंग सीखने वहाँ पर ज़रूर आए। और बता दिया मैंने। ऑब्वियसली बिल्कुल, बच्चों के मुझे लगता है जैसे गेमिंग में बहुत सारे बच्चों को हमने शामिल कर दिया हुआ है, एक्टिविटीज़ जो है वो ख़त्म होती जा रही है, तो किसी ना किसी जो है एक्टिविटीज़ में हमें बच्चों को इंडल्ज करना ज़रूरी है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ ज़मीर, आपने इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, क्या फ़र्क देखने में मिला आपको जब आप नेशनल लेवल पर प्ले कर रहे होते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर? कोई चैलेंजेस या फिर कोई फ़र्क नज़र आया जो आपको लगा कि अगली बार जब मैं पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करूँ, यहाँ पर मुझे काम करने की ज़रूरत है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से या फिर मेरे कोचेज़ की तरफ से ये चीज़ें अगर अच्छी और मुस्बत अंदाज में हुई होती तो मुझे ये टेंशन्स ना होती? बिल्कुल। सबसे पहले तो हर पाकिस्तानी की तरह हमें अपने फाइनेंस पे काम करने की ज़रूरत है। ये एक मैंने बहुत बड़ा फ़र्क जो है वहाँ पर नोट किया। जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, वो वाली बात है। और दूसरी बात ये है कि देयर इज़ अ बिग डिफरेंस ऑब्वियसली नेशनल वर्सेस इंटरनेशनल। यहाँ के कॉम्पिटिशन्स को कई बार हम फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं कि ठीक है यार, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का है या नेशनल लेवल का है या प्रोविंशियल लेवल का है, तो इसमें इस कदर तैयारी भी कर लेंगे तो अपनी वेट कैटेगरी में हम गोल्ड सिल्वर तक जो है वो ला सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। उसके लिए आपको डेडिकेटेड होना पड़ता है, उसके लिए आपको डिसिप्लिन्ड होना पड़ता है और फिर जाके कुछ अचीवमेंट होती है। ऑब्वियसली अगर वो गोरे हैं या कोई भी है, उनके साथ लड़ना है तो वो गोरों जैसा माइंडसेट भी रखना पड़ेगा और वैसे सोना, वैसे खाना पीना, वैसे ट्रेन करना। होती हैं टेक्निक्स तो बेसिकली आर्म रेसलिंग की वो टिपिकली हैं, हाँ टिपिकली हैं, लेकिन उसको टेबल पर एक ख़ास मौके पर और ख़ास लम्हे पे अप्लाई करना असल में जंग उसी चीज़ की है।
तो ऑब्वियसली जब रेफरी गो बोलता है और उसके बाद कौन सा प्लेयर उसको अपने जो है सेंसेस से और किस तरीके से अप्लाई करता है, बस इस चीज़ में फ़र्क होता है। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और इसकी एक ही जो है वो समझ लें कि आप चाबी है सक्सेस की, और वो कंसिस्टेंसी है। सही होगा। कितने सालों से आप हैं इसके? मैंने 2010 में अपना करियर स्टार्ट किया था, और 2011 में ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट कर लिया था 1 साल की अनथक मेहनत के साथ, क्योंकि उस वक्त ऑब्वियसली और कोई प्रायोरिटी नहीं थी, कुछ पता नहीं था, तो सिर्फ आर्म रेसलिंग सोना जागना, इस तरीके से। ये सिर्फ मैं यूथ को या जो आर्म रेसलर्स हैं उनकी मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ। फिर उसके 2 साल के बाद एशियन लेवल पर मैंने ब्रॉन्ज़ लिया, और उसके साथ ही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वो 2 कंसेक्यूटिव जीते, और इस तरीके से एक फिर जर्नी का आगाज़ हो गया हुआ था। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारे जो स्पोर्ट्समैन हैं, आप लोगों ने, क्योंकि मर्द पे जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्होंने घर को भी उस तरह से सपोर्ट करना होता है। जैसे कि आर्म रेसलर है, उनकी खुराक है, सप्लीमेंट्स है, डाइट है, इसी के साथ ही घर की बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियाँ हैं जो आपने किसी तरह से पूरा करनी ही करनी है। उस चीज़ को मैनेज करना, इस चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, तो कैसे उस जर्नी को लेकर चले हैं? आप बताएं, फिर आप बताएं। ऑब्वियसली यही तो सबसे बड़ा टास्क था। अब कुछ एज फैक्टर ऐसा होता है ऑब्वियसली, जब अभी जैसे 17-18 साल 16 साल के लड़के गेम में जो आते हैं, जो ज़्यादा समझ लें कि अट्रैक्ट होते हैं ना इस गेम से, वो एज फैक्टर यही है। तो उसमें तो ख़ास तौर पे इस तरह की दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की नहीं टेंशन होती, और उनका पैशन ही और होता है और उनका एम और होता है, वहाँ तक तो ठीक होता है। लेकिन जैसे ही आपका थोड़ा बहुत एज स्केल जो है वो चेंज होता है और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ती हैं, तो वो खासा मुश्किल हो जाता है। मैं इसलिए कहता हूँ हमें अपने फाइनेंस पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल काम करने की ज़रूरत है, और फाइनेंस भी पर्सनली तो करते ही रहना चाहिए, और दूसरे फाइनेंस के लिए जो स्पोर्ट्स के लिए चाहिए, समझ लें कि उसी की अपील के लिए हम आज आपके शो में हाज़िर हैं। सही हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे अब्दुल अजीज़? ये एक ऐसा सवाल है जो कि मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान की इस वक्त तकरीबन काफ़ी बड़ी एक कम्युनिटी है जिसको इस प्रॉब्लम का सामना है। यही ऐसी बात है जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि स्पॉन्सर्स का होना हमारी कम्युनिटी में बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान में आप देखेंगे ओलंपिक्स का एक गोल्ड मेडल अभी आया अरशद भाई के पास। हमारे पास कोई गेम की कोई मेडल्स नहीं है हमारे पास। इवन के ये दुनिया में ये समझा जाता है कि जिसके पास ओलंपिक्स के सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स होंगे वो उस वक्त की सुपर पावर होगी। 2000 साल पुरानी तारीख है ओलंपिक्स की। तो जिसके पास ओलंपिक के सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल होंगे, अभी अमेरिका के पास है, आप अमेरिका को देखें वो सुपर पावर है। सोवियत यूनियन के पास थे, वो सुपर पावर थी। जिसके पास थे सबसे ज़्यादा, जिस साल ओलंपिक्स के गोल्ड जिसके पास सबसे ज़्यादा आए हैं, वो उस साल की सुपर पावर ही थी। ठीक है, ये ओलंपिक्स की एक ऐसी तारीख है। लेकिन पाकिस्तान के पास क्या इतने सालों के बाद एक गोल्ड मेडल आया, वो यही तो वजह थी कि हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन असल में जब वो इन जिम्मेदारियों में पड़ते हैं, क्योंकि एक अगर कोई कुंवारा है, यंग है, तो उसको ये टेंशन नहीं है, वो सिर्फ अपनी गेम की तरफ देखेगा। जैसे उसके मामला थोड़े से एज फैक्टर आ जाता है तो वो फिर जिम्मेदारियों में पड़ जाता है। और एक ऐसा टैलेंटेड पर्सन जो कि हमें एक गोल्ड मेडल दिलवा सकता है, ओलंपिक्स में नहीं तो वर्ल्ड्स में या दूसरी जगह पे, और वो ऐसे यकीनन चैम्पियन ज़रूर तैयार कर सकता है आने वाले दौर में, जो ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल शायद कल को ले आएँ। तो आप अगले आने वाले 10-15 साल में भी देखेंगे तो इस तरीके से ही चैम्पियंस तैयार होंगे ना। तो यही तो स्पॉन्सर्स की एक कमी है जिसकी वजह से ये गेम जो है ना थोड़े से बहरान का शिकार है, पीछे है थोड़ी सी। और मुझे लगता है मरियम नवाज साहिबा जो है वो बहुत बेहतरीन काम कर रही है, वो यूथ के लिए बहुत बेहतरीन काम करी है। अगर आपकी आवाज़ जो है उन तक चली जाए और ऑब्वियसली चली जाएगी तो वो बहुत, मुझे लगता है, इस पर काम कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो इश्यूज़ हैं उन्होंने रेस करके उसको बाकायदा तौर पर सॉल्व किया है। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि इनमें भी काफ़ी सपोर्ट जो है ना वो आप सबको मिलेगी ऑब्वियसली। अच्छा, आप दोनों आर्म रेसलर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं, तो आप हमें कुछ कोई टेक्निक्स दिखा सकते हैं? आर्म रेसलिंग का अगर आप डेमो कहते हैं तो वो बता देते हैं ऑब्वियसली, ताकि जिन लोगों को अभी जो कुछ लोग रह गए हैं जिन्हें आर्म रेसलिंग के बारे में नहीं पता तो वो उन्हें थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाए कि भाई आर्म रेसलिंग वैसे पता चल जाएगा। अच्छा, इसको आर्म रेसलिंग कहते हैं। हाँ। वो एक टिपिकल आर्म रेसलिंग से भी अब गेम काफ़ी बाहर आ चुकी है, वरना जब पहले आर्म रेसलिंग का नाम लेते थे ना, अच्छा यार वो पंजा लाना, यार ये हाथ पीछे रखें और इस तरीके से, ऐसा नहीं है भाई। अब तो हमें तो बस इतना याद है कोहनी जो है ना वो स्ट्रेट रहनी चाहिए। बचपन में बस पंजा लड़ाते हुए बस इतना याद था। पंजा काफ़ी चेंज हो गया। बिल्कुल, आप हमें दिखाएंगे? हाँ ज़रूर। हाँ जी, इसी टेबल के ऊपर दिखा दें। इसी टेबल पे हमारे पास यही अवेलेबल है। चलें जी, ये रोटी वाले टेबल पे शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, इसको हाँ जी।
अब असल में आर्म रेसलिंग का टेबल वैसे डेमो के लिए बहुत ज़रूरी था, लेकिन अब चूंकि हमारे पास ये दस्तरखान है तो इसी के ऊपर ही हम आपको दिखा देते हैं हैंड टू हैंड इस और तरह मैं यहाँ से से कमेंट्री करती हूँ। हाँ, आप कमेंट्री कर लें। ये अब दोनों बेहतरीन आर्म रेसलर्स ने ना वो जोर आजमाई शुरू कर दी है। 1 2 3 और गो, बिल्कुल ठीक है। ऐसे वैसे जिस तरह आपने किया वैसे रेफरी को फाउल देना चाहिए, लेकिन चलें आप जो है वो जोर लगाएं और मुझे पिन कर दें। और सॉरी अब्दुल अजीज और ज़मीर जो है वो कह रहे हैं अब्दुल अजीज जो है वो ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। रेसलिंग का इतना इम्पैक्ट है कि हमारे मेरे सीनियर माशाल्लाह इंटरनेशनल प्लेयर है। ज़मीर का हैंड जो है ना वो स्टिल है, वो उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। सारा जोर जो है वो अब्दुल अजीज की जानिब से जो है वो लगाया जा रहा है। ये सारा देखा भी जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से। और आप पिन कर दें इसे बस ये आपको डेमो दिखाना था आर्म रेसलिंग का। सही होगा, बहुत इंजॉय, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ये सब चीज़ें देखकर। और मुझे लगता है कि हमें वालिदैन को बच्चों को इन सब चीज़ों में इंडल्ज लाजमी करना चाहिए ताकि वो हेल्दी एक्टिविटीज़ में इंगेज रह सके। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे वालिदैन से कि बच्चों की तरबियत में किस तरह से पहले हमें स्पोर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती थी, गली मोहल्लों में जो कोई खेल रहा है सब ने शामिल होकर उसमें पार्टिसिपेट करना ही है। अब तो हम बच्चियों को घर के बाहर भेजते ही नहीं हैं, या गेमिंग में बहुत ज़्यादा उनका जो है रुझान बढ़ाते हैं, हम खुद जा रहे हैं उनको वो गिफ्टिंग कर रहे हैं बाकायदा तौर पर कि आप ये खेलें घर बैठकर। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, हमारी यूथ से जो है वो ये गुजारिश है कि खुदा का वास्ता है ये टिकटॉक और ये यूट्यूब और इस तरह के पंगों से निकल आएँ और अपने आप को एक हेल्दी एक्टिविटी में जो है वो एंगेज करें। आर्म रेसलिंग का मशवरा मैं इसलिए भी नहीं दे रहा कि ये मेरी स्पोर्ट्स है या मेरा पैशन है। आर्म रेसलिंग टेक्निकली भी एक बहुत अच्छी स्पोर्ट्स है, एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स है। इसमें बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग और इस तरह की स्पोर्ट्स का एक ये मिक्सचर भी है। तो एक अच्छी मेंटल एक्टिविटी और एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी। मरियम नवाज साहिबा से कुछ कहना चाहें वो? हाँ जी, मरियम नवाज साहिबा जो कि ऑब्वियसली जो हमारी सीएम साहिबा हैं उनसे भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस तरह आपने पास्ट में ख़ास तौर पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का भी क्रेडिट उनको जाता है। जो फर्स्ट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ था वो इन्हीं के ही दौरे हुकूमत में भी हुआ था और पंजाब यूथ फेस्टिवल के नाम से उन्होंने एक बहुत बड़ा यूथ फेस्टिवल भी अरेंज करवाया था। और उसी तरीके से तो नहीं, ज़रा उससे बेहतर मज़ीद जो है हमारे लिए इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स का इनकाद किया जाए और हम जैसे हमसे बहुत अच्छे जो प्लेयर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको भी ख़ास तौर पे सपोर्ट किया जाए। सही हो गया। अब्दुल अजीज़ 30 सेकंड्स में अगर आप अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाएं। यूथ के लिए मेरा पैगाम है जी, कहते हैं तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। आज के दौर में जो एक 20 साल का लड़का है, 1970 में एक तकरीबन 65 साल के एक बुज़ुर्ग ओल्ड मैन जितना उसका जो है ना वो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, आज के 20 साल के बच्चे का, एक नौजवान नस्ल का है एक ऐसा बंदा। तो ये वही मामला आते हैं कि पावर नहीं है, ठीक है, तंदुरुस्ती नहीं है, हेल्थ नहीं है, इस पे वर्क करना चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो ही सारे मामला था। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो बस ये पैगाम है कि तंदुरुस्ती की तरफ है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे